तो आप सभी का स्वागत है। FLN से जुड़े मुद्दे क्या हैं? फर्स्ट है, रटने सीखने को प्रोत्साहित करता है। लंबे समय से रटने लिखने को शिक्षा प्रणाली मुख्य समस्या के रूप में देखा गया है। तथ्यों की गैर संदर्भित पुनरावृत्ति, बिना प्रश्नों करना और आलोचनात्मक सोच की सामान्य कमी के समग्र रूपों के लिए बाधाएं सीख रहा हूँ। फिर है निगरानी प्रणाली जो FLN महारत के आधार पर प्रदर्शन का न्याय करती है, खराब परिणामों से बच्चों के लिए राज्यों और स्कूलों को रटने सीखने में तेजी लाएगी। मानकीकृत आकलनों में असफल होने का यह डर ही है जो रटने सीखने को कायम रखता है। परीक्षा के लिए शिक्षण का मार्ग प्रशस्त करता है, जहां शिक्षण संसाधन और समय सभी दूर से केवल मूल्यांकन की महारत की ओर पुनर्निर्देशित हो जाते हैं। फिर एक झूठी रूपरेखा इसमें है मूलभूत शब्द का अर्थ कि किसी भी अन्य सीखने से पहले संख्या और साक्षरता के कुछ पहलुओं को पहले आना चाहिए। एक अच्छी शिक्षा प्रणाली संख्यात्मकता और सुनिश्चित करती है, लेकिन उन्हें अपना एकल या प्राथमिक उद्देश्य बनाए बिना। फिर इसमें है इन बुनियादी बातों पर एकाग्रचित्त ध्यान न केवल संदर्भित वीन और रटन सीखने का जोखिम पैदा करता है, बल्कि इसका तात्पर्य यह भी है कि समृद्ध शिक्षा और आलोचनात्मक सोच केवल बाद में आती है। बिना प्रश्न किए पढ़ना और इसकी प्रासंगिकता को समझे बिना गणना करना किसी भी संभावित आलोचनात्मक सोच के लिए आधार नहीं है, बल्कि इससे दूर भी हो सकते हैं। एक विभाजन बनाता है। FLN कैसे सभी बच्चों के लिए एक लक्ष्य है। इसके दावों के बावजूद इसकी प्राथमिकता लगभग विशेष रूप से ग्रामीण और हास्य की पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए है। इस प्रकार भारतीय शिक्षा के भीतर दो अलग अलग ट्रैक बनाते हैं, एक कुलीन और उच्च शुल्क वाले निजी स्कूलों के बच्चों के साथ समृद्ध और समग्र सामग्री पर ध्यान केंद्रित करना, और दूसरा काम शुल्क वाले निजी सार्वजनिक स्कूलों में हाशिए पर रहने वाले बच्चों के साथ जो इन मूलभूत कौशल से बहुत आगे नहीं जा पाएंगे। यह कुछ बच्चों के अत्यधिक कुशल होने और विशिष्ट व्यवसाय के लिए अधिक अनुकूल होने के साथ महत्वपूर्ण दीर्घकालिक प्रभाव प्रस्तुत करता है, और अन्य को केवल अक्षर होने के कारण और इस प्रकार प्राप्त होने के लिए कम कमाई वाले व्यवसायों के सीमित पूल का सामना करना पड़ता है। प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा ECC का अर्थ है। इसमें ECC शब्द में 3 प्रमुख शब्द शामिल हैं: प्रारंभिक बचपन, देखभाल और शिक्षा। प्रारंभिक बाल्य अवस्था जन्म से 6 वर्ष तक की अवधि है। ECCE 2013 पर राष्ट्रीय नीति के अनुसार प्रारंभिक वर्षों के 3 उपचरण हैं। प्रत्येक की अपनी आयु विशिष्ट विकासात्मक प्राथमिकताएं हैं। इसमें है ECCE उपचरणों गर्भाधान से जन्म तक, जन्म से 3 साल तक, 3 से 6 साल तक। इसमें है यह तेजी से वृद्धि और विकास की विशेषता जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवधि है।
शब्द है वह साल से हमारा मतलब प्यार और स्नेह प्रदान करना और सभी बच्चों के लिए एक स्वस्थ, स्वच्छ, सुरक्षात्मक और उत्तेजक वातावरण सुनिश्चित करना है। शशि छाय खोज, प्रयोग, अवलोकन, भागीदारी और अंतःक्रिया के माध्यम से ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और मूल्यों को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। ऐसे सभी अनुभव बच्चों को अपने और अपने आसपास की दुनिया के बारे में अधिक जानने में मदद करते हैं। इस प्रकार ECC का तात्पर्य सभी छोटे बच्चों को स्वास्थ्य और पोषण के साथ साथ शुरुआती सीखने के अवसरों सहित देखभाल प्रदान करना है। ECC का महत्व है जब तक बच्चा 6 साल का होता है उसके दिमाग का 90% विकास हो चुका होता है। नतीजतन यह चरण बच्चों के समग्र विकास के लिए, विशेष रूप से मस्तिष्क के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। आनुवंशिकता या पर्यावरण के कारण विकासात्मक प्रक्रियाओं में कोई भी व्यवधान प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है। एक स्वस्थ घर और स्कूल के वातावरण की कमी, प्रोत्साहन की कमी, अपर्याप्त पोषण और खराब स्वास्थ्य देखभाल कुछ सामान्य कारक हैं जो बच्चों के विकास में देरी का कारण बनते हैं। इन वर्षों के दौरान बच्चे विभिन्न शारीरिक, मोटर, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक और भाषा दक्षताओं को प्राप्त करते हैं। इसलिए उन्हें सकारात्मक अनुभवों के साथ उत्तेजक और आकर्षक वातावरण बढ़ने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। ECC कार्यक्रमों के माध्यम से छोटे बच्चों को प्रदान की जाने वाली गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा उन्हें उम्र के अनुकूल ज्ञान और कौशल प्राप्त करने में सक्षम बनाती है, जो उन्हें औपचारिक स्कूल के माहौल में बेहतर समायोजन में मदद करती है। इस प्रकार बच्चों के एकीकृत, समग्र और स्वस्थ तरीके से विकास के लिए ECC को प्रमुख महत्व देना आवश्यक है। विभिन्न ECC सेवा प्रदाताओं को सभी बच्चों, विशेष रूप से वंचित बच्चों के लिए समान और गुणवत्तापूर्ण ECC तक पहुंच सुनिश्चित करनी चाहिए। ECC के उद्देश्य ECC का उद्देश्य सभी बच्चों को उनके समग्र विकास के लिए उनके प्रारंभिक वर्षों के दौरान गुणवत्तापूर्ण देखभाल और सीखने के अवसर प्रदान करना है। ECC का लक्ष्य है यह सुनिश्चित करे कि बच्चे सुरक्षित, संरक्षित, स्वीकृत और सम्मानित महसूस करें। यह सुनिश्चित करे कि बच्चों को अच्छा और संतुलित पोषण मिले। इसमें है बच्चों में स्वस्थ आदतें, स्वच्छता के तरीके और स्वयं सहायता कौशल विकसित करना, ध्वनि भाषा के विकास, संचार और अभिव्यक्ति के कौशल को सक्षम करें। बच्चों की क्षमता के अनुसार इष्टतम शारीरिक और मोटर विकास सुनिश्चित करना, आकर्षक, सहभागी और उत्तेजक गतिविधियां प्रदान करके बच्चों की संवेदी और संज्ञानात्मक क्षमताओं को बढ़ावा देना, बच्चों के भावनात्मक भलाई के साथ साथ सामाजिक कौशल और सामाजिक क्षमता के विकास को बढ़ावा देना, बच्चों को स्कूलों में औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार करना। फिर ECC के घटक हैं। ECC एक एकीकृत कार्यक्रम है जिसमें विभिन्न घटक शामिल हैं जो मिलकर बच्चों के विकास और भलाई में योगदान करते हैं। आइए इसके प्रमुख घटकों का विस्तार से अध्ययन करें। इसमें है
स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता इस घटक में माँ और बच्चे दोनों को नियमित स्वास्थ्य हस्तक्षेप प्रदान करना शामिल है। इसमें स्वस्थ पौष्टिक भोजन, गर्भवती माँ का समय पर टीकाकरण, नियमित स्वास्थ्य जांच, तनाव मुक्त वातावरण और अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र में सुरक्षित प्रसव के प्रावधान के संदर्भ में माँ को प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल प्रदान करना शामिल है। इसी तरह सभी बच्चों को एक स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण प्रदान करने की आवश्यकता है, जिसमें संतुलित और पौष्टिक भोजन, संक्रमण से सुरक्षा, समय पर टीकाकरण और चिकित्सा देखभाल का प्रावधान शामिल है। देखभाल और संरक्षण। देखभाल करने वालों के लिए यह आवश्यक है कि वे बच्चों की मनोवैज्ञानिक और सामाजिक भावनात्मक आवश्यकताओं को सुनिश्चित करें। यह उचित उत्तेजना, सहायक और गरम बातचीत के माध्यम से और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के माध्यम से उनको ज़रूरतों का जवाब देकर किया जा सकता है। प्रारंभिक उत्तेजना। जीवन के पहले कुछ वर्षों के दौरान विकास के सभी क्षेत्रों में तेजी से वृद्धि और विकास होता है। आरंभिक उत्तेजना का अर्थ बच्चों को विशेष रूप से उनके जीवन के पहले 3 वर्षों के दौरान देखने, सुनने, छूने, सूंघने और चखने के माध्यम से उपयुक्त उत्तेजक इनपुट प्रदान करना है। उत्तेजना का लक्ष्य माता पिता या देखभाल करने वालों के साथ सकारात्मक बातचीत और पर्यावरण की खोज के अवसरों को बढ़ाकर बच्चों की क्षमता को बढ़ावा देना है। प्रारंभिक शिक्षा के अवसर प्रदान करना ECCE का एक अन्य महत्वपूर्ण घटक है। 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को उम्र और विकासात्मक रूप से उपयुक्त सीखने के अनुभव प्रदान किए जाने चाहिए। खेल, ठोस अनुभव, अवलोकन, हेरफेर और प्रयोग से युक्त गुणवत्ता शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करना अत्यावश्यक है। इससे उन्हें अपने बारे में, दूसरों के बारे में और अपने आसपास की दुनिया के बारे में जानने में मदद मिलती है। शारीरिक विकास और विकास में ऊंचाई, वजन में वृद्धि और शरीर संरचना के अनुपात में परिवर्तन शामिल है। इसमें हड्डियों का विकास शामिल है। शरीर की पूरी संरचना हड्डियों पर निर्भर करती है, यानी उनके आकार, अनुपात और घनत्व पर वे एक समग्र विन्यास देते हैं और शरीर को देखते हैं। शारीरिक और गत्यात्मक विकास में स्थूल और सूक्ष्म पेशियों के विकास की प्रक्रिया और आँख हाथ का समन्वय भी शामिल होता है। सामाजिक भावनात्मक विकास। सामाजिक मानदंडों और सांस्कृतिक मूल्यों को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। भावनात्मक विकास से तात्पर्य बच्चों में भावनाओं के विकास से है। बच्चे बुनियादी भावनाओं जैसे प्रेम, भय, क्रोध और खुशी आदि के साथ पैदा होते हैं। वे समय के साथ जटिल भावनाओं को पहचानने, व्यक्त करने और प्रबंधित करने की क्षमता विकसित करते हैं। संज्ञानात्मक विकास। यह मानसिक या संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास को संदर्भित करता है, जैसे कि सोचने, याद रखने, पहचानने, वर्गीकृत करने, कल्पना करने, तर्क करने और निर्णय लेने की क्षमता। भाषा विकास को ग्रहण करने, समझने और प्रयोग करने की प्रक्रिया है। इसमें सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने के कौशल शामिल हैं। ये कौशल बच्चों को दूसरे के साथ संवाद करने और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में मदद करते हैं। पूर्व हस्तक्षेप इसमें आ जाएगा विकासात्मक मील के पत्थर। प्रत्येक डोमेन में आयु विशिष्ट कौशल और दक्षताओं का
अधिग्रहण है सामान्य परिस्थितियों में बच्चों से उनके संबंधित डोमेन में मील के पत्थर हासिल करने की उम्मीद की जाती है यानी यह उम्मीद की जाती है कि कुछ दक्षताएं विशेष आयु सीमा में दिखाई देगी। यदि बच्चे विकास के सामान्य पैटर्न से पीछे रह जाते हैं तो उनके विकास में देरी हो सकती है। इसका मतलब है कि बच्चे अपेक्षित समय पर विकासात्मक मील के पत्थर हासिल नहीं कर पाते, वे उसी गति से प्रगति करने में विफल रहते हैं और विशेष आयु में उनसे अपेक्षा के अनुरूप मील के पत्थर तक पहुंचते हैं। बच्चों में विकास संबंधी देरी के कई कारण हो सकते हैं, जैसे आनुवंशिकता, गर्भावस्था या प्रसव के दौरान जटिलताएं, बीमारियां और जन्म के बाद दुर्घटनाएं। बच्चों को उचित और समय पर हस्तक्षेप प्रदान करने के लिए विकासात्मक देरी के संकेतों का निरीक्षण करना महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक हस्तक्षेप का अर्थ है बच्चों के विकासात्मक और सीखने की ज़रूरतों पर काम करने के लिए जितनी जल्दी हो सके आवश्यक कार्रवाई करना। इस प्रकार किसी भी विकास संबंधी देरी के प्रभाव को कम करना। इसका अर्थ है बच्चों के जीवन में यथाशीघ्र सही प्रकार के हस्तक्षेप की शुरुआत करना, जब उनका दिमाग नई चीज़ों को सीखने के लिए सबसे अधिक ग्रहणशील हो। इसलिए बच्चों की नियमित स्वास्थ्य जांच की जानी चाहिए और स्वास्थ्य रिकॉर्ड बनाए रखना चाहिए। यदि किसी समस्या का निदान या सूचना जल्दी मिल जाती है तो उस पर तुरंत ध्यान दिया जा सकता है। शारीरिक और संवेदी विकार विशेष रूप से बच्चों के विकास में बाधा डालते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी बच्चे में संवेदी हानि है तो उस बच्चे को पर्यावरण के साथ अच्छी तरह से बातचीत करने में कठिनाई हो सकती है। इसमें है महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर और जाकिर हुसैन जैसे महान भारतीय शैक्षिक विचारकों के लेखन ने भी जीवन के प्रारंभिक वर्षों के दौरान बच्चों की देखभाल और शिक्षा की ओर ध्यान आकर्षित किया। भारत सरकार ने छोटे बच्चों को प्रदान की जाने वाली शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1975 में 6 साल से कम उम्र के बच्चों को स्वास्थ्य, पोषण और विकास की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारत सरकार द्वारा एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS योजना शुरू की गई थी। इसमें है हाल के वर्षों में भारत में पंचवर्षीय योजनाओं और राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल और शिक्षा नीति 2013 के निर्माण में ECCE पर ध्यान केंद्रित करने से छोटे बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा तक पहुंच के अवसर और बढ़ गए हैं। निजी गैर सहायता प्राप्त ECCE केंद्र जैसे कि नर्सरी, किंडरगार्टन और निजी स्कूलों में प्री प्राइमरी सेक्शन भी देश में विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान करते हैं। इसके अलावा कई NGO में भी ECCE कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। वैश्विक संदर्भ में ECCE वैश्विक मान्यता 1989 में बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCRC के साथ शुरू हुई, जो बाल अधिकारों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य बच्चों के अस्तित्व, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा के संदर्भ में उनकी भलाई की रक्षा करना और उसे आगे बढ़ा देना है। 1990 में जोमटीन थाईलैंड में आयोजित सभी के लिए शिक्षा पर विश्व सम्मेलन में इस बात पर जोर दिया गया कि सीखना जन्म से शुरू होता है।
हैस और प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिसे परिवारों और समुदायों की भागीदारी के माध्यम से प्रदान करने की आवश्यकता है। प्रभाव हो सकता है और बच्चे की भाषा और सामाजिक भावनात्मक विकास भी धीमा हो सकता है। अगर किसी बच्चे को बार बार पुकारा जाता है और बच्चा कोई जवाब नहीं देता, तो हो सकता है कि बच्चे को सुनने में दिक्कत हो। इसी प्रकार यदि कोई बच्चा एक निश्चित आयु के बाद भी नहीं बोलता, तो उसे आयु के अनुसार बोलने का कौशल प्राप्त करने के लिए सहारे की आवश्यकता हो सकती है। इस प्रकार समय पर पहचान बच्चों को शुरुआती हस्तक्षेप प्रदान करने में मदद करती है। यदि किसी बच्चे के विकास संबंधी देरी को समय पर संबोधित नहीं किया जाता, तो ये अस्थायी देरी स्थायी हो सकती है। बाद के चरण में दिया गया कोई भी हस्तक्षेप पकड़ने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। हमारे देश में बड़ी संख्या में बच्चे जीवन के प्रारंभिक वर्षों में खराब स्वास्थ्य, कुपोषण और घरेलू वातावरण में निम्न स्तर की उत्तेजना सहित कई जोखिम कारकों के लिए अति संवेदनशील होते हैं। इसलिए शुरुआती विकासात्मक अंतरालों का पता लगाना और इसके लिए सुधारात्मक इनपुट प्रदान करना और भी महत्वपूर्ण है। भारतीय संदर्भ में ECCE भारत में प्रारंभिक बचपन की शिक्षा के शुरुआती अग्रदूतों में गिजुभाई वेदका, ताराबाई मोदक और मारिया मॉन्टेसरी शामिल है। गिजुभाई वेदका का मानना था कि बच्चों के समुचित विकास के लिए अच्छी शिक्षा बहुत जरूरी है। इसके लिए उन्होंने 1920 में भावनगर गुजरात में एक सबाल मंदिर की स्थापना की। ताराबाई मोदक ने भारत में पूर्व स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1926 में उन्होंने तत्कालीन बॉम्बे अब मुंबई में नूतन बाल शिक्षण संघ की स्थापना की। यहाँ विभिन्न पृष्ठभूमियों के बच्चों ने गतिविधियों और वास्तविक जीवन के अनुभव के माध्यम से सीखा। मारिया मोंटेसरी द्वारा स्थापित मोंटेसरी पद्धति पूर्व स्कूली शिक्षा के लिए एक दृष्टिकोण है। पूरे विश्व में छोटे बच्चों के जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। इसका उद्देश्य अच्छी तरह से तैयार वातावरण में बच्चों के प्राकृतिक विकास का समर्थन करना है। फिर इसमें है डकार में विश्व शिक्षा मंच आयोजन। अप्रैल 2000 में सेनेगल ने भी इस ECCE के महत्व को दोहराया। इसने फिर से पुष्टि की कि शिक्षा एक मौलिक मानव अधिकार है और सभी बच्चों के लिए बुनियादी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी के लिए शिक्षा EFA लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्धारित लक्ष्य है। हाल ही में कोरिया गणराज्य के इंचियोन में 2015 में आयोजित विश्व शिक्षा मंच ने 2030 तक विकास के मुख्य चालक के रूप में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका को अपनाते हुए सतत विकास के लिए लक्ष्य निर्धारित किया। योग्यता आधारित शिक्षा CBE में छात्र की तत्परता का आकलन स्पष्ट प्रदर्शन के परिणामों से होता है, जो सीधे छात्र क्षमता से संबंधित और छात्र की योग्यता मापते हैं। योग्यता आधारित प्रारूप का उपयोग छात्रों को उन कौशलों को विकसित करने में मदद करने के लिए बनाए गए पाठ्यक्रम के लिए निकट और दूर के भविष्य के काम के लिए तैयार करने के लिए किया जाता है। इस कार्यक्रम में उनकी सफलता का आकलन करने के लिए किया जाता है कि वे अपनी क्षमता का आकलन करने के लिए कैसे मूल्यांकन करते हैं। योग्यताएं जो शिक्षण और सीखने को प्रभावित करती हैं। दक्षताओं के ये 4 वर्ग
सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह से शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करते हैं। इन दक्षताओं का उपयोग प्रभावी शिक्षक विकास के निर्माण के लिए उपलब्ध कई विशिष्ट कौशल और ज्ञान को व्यवस्थित करने के लिए किया जा सकता है। निर्देशात्मक वितरण, कक्षा प्रबंधन, रचनात्मक आकलन, व्यक्तिगत दक्षता, सॉफ्ट स्किल। फिर इसमें है नए तंत्र, आत्म प्रभाविकता और सकारात्मक प्रत्याशा जैसे कौशल शिक्षक की व्यक्तिगत दक्षता सॉफ्ट स्किल है जो प्रभावी शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत दक्षता सॉफ्ट स्किल, एक प्रेरक शिक्षक छात्रों को सीखने में उनकी रुचि को गहराई से प्रभावित कर सकता है। आम तौर पर बेहतरीन शिक्षक उन विषयों के लिए उत्साह प्रदर्शित करते हैं जो वे पढ़ते हैं। केवल उत्तेजना पैदा करने से ज़्यादा वे छात्रों को उनके सामने निर्धारित लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए एक रोड मैप प्रदान करते हैं। शिक्षण की तकनीकी दक्षताओं में श्रेष्ठ शिक्षक प्रवीण है। निर्देशात्मक वितरण, प्रारंभिक मूल्यांकन और कक्षा प्रबंधन समान रूप से महत्वपूर्ण है। वे सामाजिक कौशल के एक बहुस्तरीय सेट में धारा प्रवाह है जो धारा को पहचानते हैं और उनका जवाब देते हैं जो अधिक से अधिक सीखने की ओर जाता है। इन कौशल को स्पष्ट व्यवहार के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए जो शिक्षक कक्षाओं में उपयोग के लिए मास्टर कर सकते हैं। अपरिहार्य नरम कौशल में शामिल है उच्च लेकिन प्राप्त करने योग्य अपेक्षाओं, सकारात्मक प्रत्याशा की स्थापना, अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना, दूसरों की बात सुनना, उपन्यास स्थितियों नियंत्रण के लिए लचीला और सक्षम होने के नाते सहानुभूति दिखा रहा है। सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील होना, किसी विशेष शिक्षण कार्य आत्म प्रभावकारिता से संबंधित विशिष्ट कार्यों को प्रभावी ढंग से व्यवस्थित करने और प्रदर्शित करने के लिए आत्मविश्वास शिक्षण कौशल के साथ उच्च क्रम की सोच को एम्बेड करना और प्रोत्साहित करना। छात्रों के लिए सकारात्मक संबंध होना। एक शिक्षक की कुछ व्यवहारिक दक्षताएं इस प्रकार है। नियोजन, यह सुनिश्चित करता है कि कक्षा में छात्रों का समय सार्थक हो। उनके शिक्षक के रूप में वह सभी गतिविधियों को विशिष्ट शिक्षण उद्देश्यों से जोड़ता है और दैनिक पाठों को सभी दीर्घकालिक इकाइयों से जोड़ता है। संप्रेषण योग्यता, इसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति को संगठन के अंदर और बाहर के व्यक्तियों के लिए लिखित और मौखिक रूपों में विचारों को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से व्यक्त करने में सक्षम होना चाहिए। छात्रों के साथ अच्छी तरह से अंतःक्रिया करना, समस्या समाधान, निर्णय उत्पादकता, जिम्मेदारी होना, योग्यता आधारित पाठ्यक्रम। इसमें है एक योग्यता आधारित पाठ्यक्रम की व्याख्या एक पाठ्यक्रम अवधारणा के रूप में की जा सकती है जो कुछ प्रदर्शन मानकों के साथ कार्य करने की क्षमता के विकास पर जोर देती है ताकि छात्रों द्वारा विशेष योग्यता के सेट के रूप में परिणाम महसूस किया जा सके। CBC को छात्रों के ज्ञान, समझ, मूल्यों, क्षमताओं, दृष्टिकोण और हितों को विकसित करने के लिए निर्देशित किया जाता है ताकि वे पूरी जिम्मेदारी के साथ कौशल, सटीकता और सफलता के रूप में कुछ कर सके। CBC कौशल और अपेक्षित प्रभाव के रूप में कुछ करने के लिए व्यक्तिगत रचनात्मकता के लिए उन्मुख है जो छात्रों को सार्थक सीखने के अनुभवों की एक श्रृंखला के माध्यम से उत्पन्न होती है और विविधता जो हो सकती है इसमें है
सीबीसी का विकास ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण के रूप में कुछ दक्षताओं पर केंद्रित है जो छात्रों को उनके द्वारा सीखी गई अवधारणा की समझ के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इस पाठ्यक्रम के आवेदन से शिक्षकों के सीखने के परिणामों का आकलन करने की अनुमति मिलती है, जो कि वे जो सीखते हैं उसमें महारत और समझ को दर्शाते हैं। योग्यता आधारित पाठ्यक्रम प्रारूप में निम्न ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण KSA पर आधारित होते हैं जो पैसे को सक्षम होने के लिए आवश्यक होते हैं। CBE शिक्षण की प्रक्रिया के बजाय अधिगम के परिणामों पर केंद्रित है, ज्ञान के अतिरिक्त क्षमताओं के प्रदर्शन पर जोर देता है, समय आधारित प्रशिक्षण पर जोर देता है और अधिक से अधिक अधिगम केंद्रित करने के लिए प्रयास करता है। योग्यता आधारित पाठ्यक्रम प्रारूप की प्रक्रिया आमतौर पर इसी तरह की प्रक्रिया का अनुसरण करती है। दक्षताओं का विकास या पहचान, विषयों में दक्षता का आयोजन, पाठ्यक्रमों में विषयों का आयोजन, पाठ्यक्रम में कार्यप्रणाली का आयोजन, पाठ्यक्रम की समीक्षा, मूल्यांकन, कार्यक्रम निरंतर का मूल्यांकन। योग्यता आधारित मॉडल, शिक्षा कार्यक्रम शिक्षकों का उत्पादन करते हैं जो विद्यार्थियों और छात्रों की पीढ़ियों को शिक्षित करते हैं। शिक्षक जो अपने जीवन और कार्य के दौरान स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय में अर्जित ज्ञान और कौशल को बदलते हैं। इसमें है यह एक शिक्षा कार्यक्रम है जिसमें शिक्षकों ज्ञान, दृष्टिकोण, व्यवहार और कौशल से लैस करने के लिए डिजाइन की गई नीतियाँ, प्रक्रियाएं और प्रावधान हैं जो शिक्षक को कक्षा, स्कूल और व्यापक समुदाय में प्रभावी ढंग से कार्य करने की आवश्यकता होती है। खोज, इसमें पहचान और क्या काम करता है कि सराहना शामिल है। सोपन, इसमें कल्पना करना शामिल है कि क्या हो सकता है। डिजाइन, इसमें विकासशील प्रणालियाँ, संरचनाएं शामिल हैं जो सबसे अच्छा था और जो हो सकता है। इसमें है सुपरदगी, इसमें प्रस्तावित डिजाइन को लागू करना या वितरित करना शामिल है। एक से क्षमता मॉडल मानव संसाधन विभाग द्वारा विकसित एक दिशा निर्देश है जो विशिष्ट कौशल, ज्ञान और व्यवहार संबंधी आवश्यकताओं को निर्धारित करता है जो एक कार्यक्रम को सफलतापूर्वक अपना काम करने में सक्षम बनाता है। शिक्षा के योग्यता आधारित मॉडल के साथ 4D मॉडल खोज, डिजाइन और सुपुर्दगी सबसे अच्छी तरह मेल खाते हैं। यह छात्र शिक्षक को खोज करके निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। किसी की क्षमताओं को साबित करने, तलाशने और खोज करने परिवेश बनाने में 4D की मदद ली जा सकती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में योग्यता आधारित उपागम की सीमाएं छात्रों को दक्षताओं को प्राप्त करने में मदद करने के लिए शिक्षक का सामग्री ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। यदि शिक्षक कुशल नहीं है तो उपागम कार्य नहीं कर सकता। छात्रों को दक्षताओं को प्राप्त करने में मदद करने के लिए शिक्षक का सामग्री ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। यदि शिक्षक कुशल नहीं है तो उपागम कार्य नहीं कर सकता। चूँकि अधिगम की गति छात्र से छात्र में भिन्न होती है, इसलिए शिक्षक की ओर से छात्रों को निर्धारित समय के भीतर दक्षताओं को प्राप्त करने में मदद करना बहुत कठिन होता है। इसमें है कम प्राप्त करने वाले छात्रों को उपचार प्रदान करने के लिए सभी शिक्षक समान रूप से सक्षम नहीं हैं। महारत के स्तर पर
दक्षताओं को प्राप्त करना छात्रों के लिए और विशेष रूप से पहली पीढ़ी के छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है। चूँकि दक्षताओं को विस्तृत उप दक्षताओं में विभाजित किया गया है, इसलिए यह देखा गया कि सभी विवरणों को मूल्यांकन में स्थान नहीं मिलता है। दक्षताओं या उप दक्षताओं की विस्तृत सूची के लिए गतिविधियों और परीक्षण वस्तुओं का निर्माण करना हमेशा व्यावहारिक नहीं हो सकता। कार्य अनुभव योग्यताओं में निम्नलिखित कौशल शामिल हैं, जैसे ज्ञान समझ, पारस्परिक कौशल इसमें है समझ, पारस्परिक कौशल, समस्या समाधान कौशल, व्यवहारिक गुण, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान। सॉफ्ट कौशल योग्यताओं में निम्नलिखित शामिल है। आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान, सार्वजनिक बोलना, पेशेवर लेखन, सामूहिक कार्य, डिजिटल साक्षरता, नेतृत्व, पेशेवर अभिक्षमता, कार्य नैतिकता, करियर प्रबंधन और सांस्कृतिक प्रभाव। कार्य क्षेत्र, इसमें है क्षेत्र कार्य, वास्तविक प्राकृतिक वातावरण में किसी चीज़ के बारे में जानकारी एकत्रित करना है। जीवन कौशल योग्यताओं में निम्नलिखित शामिल है सूचित निर्णय लेना, समस्याओं को हल करना, गंभीर और रचनात्मक रूप से सोचना, प्रभावी ढंग से संवाद, स्वस्थ संबंध बनाना, दूसरों के साथ सहानुभूति रखना और स्वस्थ जीवन का सामना करना और अपने जीवन का प्रबंधन करना है। अनुभवात्मक शिक्षा, यह एक संलग्न सीखने की प्रक्रिया, इसे करके सीखो के रूप में भी जाना जाता है। यह रट कर सीखने से अलग है। यहाँ शिक्षार्थी की भूमिका प्रकृति में सक्रिय है। अनुभवात्मक शिक्षा के कुछ प्रसिद्ध समर्थक जॉन डीवी, कर्टल लेविन और जीन पियागेट हैं। यह सीखने को एक अनुभव बनाता है और कक्षा की चार दीवारी से आगे जाता है और सीखने के अधिक सम्मिलित तरीकों को लाने के लिए आगे बढ़ता है। यह रचनात्मकता के लिए जगह प्रदान करता है। यह आत्मनिरीक्षण को प्रोत्साहित करता है। यह कठिन या अमूर्त अवधारणाओं को समझना आसान बनाता है। यह व्यावसायिक जीवन या भविष्य के लिए तैयार करता है। उदाहरण के लिए छात्र परिषद के चुनाव के लिए विद्यालय में चुनाव कराना। अनुभवात्मक अधिगम, जैसा कि अनुभवात्मक अधिगम बताता है कि यह अनुभव द्वारा अधिगम में उपयोग की जाने वाली रणनीति है। अनुभव को संसाधित करने की विधि अधिगम के लिए मुख्य मानी जाती है। यह रणनीति वास्तविक जीवन स्थितियों के लिए अधिगम को जोड़ने वाले क्षेत्र कार्य की अनुमति देती है। यहाँ आप नए विचारों, अवधारणाओं को समझने के लिए मूर्त अनुभवों का उपयोग कर सकते हैं और नई अवधारणा को मान्य करने के लिए प्रतिक्रिया का उपयोग कर सकते हैं। यह प्रत्यक्ष अनुभव से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है। यह व्यक्ति के लिए अधिगम की प्रक्रिया पर केंद्रित है। इस प्रकार व्यक्ति ज्ञान के बारे में पहले से ही खोज और प्रयोग करता है, बजाय सुनने या दूसरों के अनुभव के पढ़ने के। प्रयोगात्मक शिक्षा पूरी तरह से व्यक्ति के प्रत्यक्ष अनुभव की अर्थ निर्माण प्रक्रिया पर आधारित होती है। इसमें है अनुभवात्मक अधिगम एक अत्यधिक प्रभावी शैक्षिक विधि हो सकती है। यह व्यक्ति की आवश्यकताओं और इच्छाओं को संबोधित करके अधिक व्यक्तिगत स्तर पर शिक्षार्थी को संलग्न करता है। अनुभवात्मक अधिगम के लिए आत्म पहल और आत्म मूल्यांकन जैसे गुणों की आवश्यकता होती है। अनुभवात्मक अधिगम की प्रक्रिया से व्यक्ति को नए कौशल, नए दृष्टिकोण या सोचने के नए तरीके सीखने की अनुमति मिलती है।
अनुभव परक अध्ययन प्रतिभागियों को एक गतिविधि में संलिप्त करता है और उन्हें समीक्षात्मक रूप से गतिविधि पर परावर्तित होने और उपयोगी ज्ञान और अध्ययन करवाने में सहायता करता है। अधिगम जो अनुभवात्मक रूप से विकसित होता है वह शिक्षार्थी द्वारा स्वामित्व में होता है और व्यवहार परिवर्तन का एक प्रभावी और अभिन्न अंग बन जाता है। कौशल विकास प्रायोगिक शिक्षण के माध्यम से होता है। अनुभवात्मक अधिगम चक्र में 5 अनुक्रमिक चरण शामिल हैं। चरण इस प्रकार हैं। अनुभव करना, यह चक्र का प्रारंभिक चरण है। लगभग कोई भी गतिविधि जिसमें स्व मूल्यांकन या पारस्परिक बातचीत शामिल है का उपयोग अनुभवात्मक अधिगम के कार्य भाग के रूप में किया जा सकता है। प्रकाशन प्रतिभागियों को किसी गतिविधि का अनुभव होने के बाद वे उस अनुभव के दौरान क्या महसूस करते हैं और कैसे महसूस करते हैं और इसे साझा करने या प्रकाशित करने के लिए तैयार है। प्रसंस्करण, यह अनुभवात्मक अधिगम चक्र में महत्वपूर्ण कदम है। सामूहिक गतिकी चरण के रूप में संदर्भित इस कदम में समूह के सदस्यों द्वारा साझा अनुभव की एक व्यवस्थित परीक्षा शामिल है। सामान्यकरण, इस चरण में समूह के सदस्य अपने व्यक्तिगत या कार्य जीवन में स्थितियों के बारे में जागरूकता पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करते हैं जो समूह में उनके अनुभव के समान है। इसमें है कोल्ब के अधिगम तरीके। इसमें है अधिगम शैलियों के विभिन्न मॉडल हैं। एक सबसे स्वीकृत मॉडल डेविड कोल्ब का है जो अनुभवात्मक अधिगम पर आधारित है। डेविड कोल्ब के अधिगम मॉडल के अनुसार 4 प्रकार के अधिगम तरीके हैं जो दो ग्रह अनुभूति के 2 उपागमों पर आधारित है। ये है मूर्त अनुभव CE और अमूर्त अवधारणात्मक AC। इसके अतिरिक्त परिवर्तनीय अनुभव पर आधारित 2 उपागम हैं, चिंतनात्मक अवलोकन ORO और सक्रिय प्रयोग AO। ये 4 अधिगम इस प्रकार से हैं। अपसारी महसूस करना और देखना C या RO। अपसारी पद्धति वाले शिक्षार्थी संवेदनशील होते हैं और वस्तुओं को विभिन्न अपसारी परिदृश्य से देखने में सक्षम होते हैं। वे किसी कार्य को करने के बजाय देखना पसंद करते हैं और उनमें किसी जानकारी को एकत्रित करने और समस्याओं को हल करने की कल्पना का प्रयोग करने की प्रवृत्ति होती है। वे खुले मन के साथ सुनकर समूह में कार्य करना पसंद करते हैं और व्यक्तिगत प्रतिक्रिया प्राप्त करते हैं। इसलिए यह सबसे संज्ञानात्मक दृष्टिकोण है। समाविष्टक देखना और सोचना AC या RO। एक समाविष्टक अधिगम पद्धति वाले शिक्षार्थी व्यक्तियों पर कम केंद्रित होते हैं और विचारों और मूर्त संकल्पनाओं में अधिक रुचि रखते हैं। वे वास्तविक मान पर आधारित दृष्टिकोण की तुलना में तार्किक रूप से ध्वनि सिद्धांतों की ओर अधिक आकर्षित होते हैं। वे पढ़ना, व्याख्यान, विश्लेषणात्मक मॉडल की खोज और चीज़ों के माध्यम से सोचने के लिए समय देना पसंद करते हैं। इसमें है अभिसारी करना और सोचना AC या AE। अभिसारी सीखने की शैली करने शिक्षार्थी समस्याओं को हल कर सकते हैं और व्यवहारिक मुद्दों के समाधान खोजने के लिए अपने सीखने का उपयोग करेंगे। वे तकनीक कार्यों को पसंद करते हैं और लोगों को और पारस्परिक पहलुओं को कम चिंतित होते हैं।
वे प्रश्नों को हल कर सकते हैं और प्रश्नों और समस्या को समाधान पाकर निर्णय ले सकते हैं। वे नए विचारों के साथ प्रयोग करना, अनुकरण करना और व्यावहारिक अनुप्रयोग के साथ काम करना पसंद करते हैं। समंजक करना और महसूस करना, CEAE समंजक अधिगम पद्धति प्रायोगिक पद्धति होती है और तर्क के बजाय अंतर्दृष्टि पर निर्भर करता है। ये शिक्षार्थी अन्य व्यक्तियों के विश्लेषण का उपयोग करते हैं और व्यवहारिक अनुभवात्मक दृष्टिकोण लेना पसंद करते हैं। वे नई चुनौतियों और अनुभवों और योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए आकर्षित होते हैं। वे कार्यों को पूरा करने के लिए समूहों में काम करना पसंद करते हैं। वे लक्ष्य निर्धारित करते हैं और सक्रिय रूप से एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीकों से प्रयास करते हैं। अधिगम पद्धति अधिगम की परिस्थितियों अनुभवों और प्रेरणा से प्रभावित होती हैं और इसे शिक्षार्थी के व्यक्तित्व और संज्ञानात्मक व्यवहार के बीच संबंध के रूप में माना जा सकता है। निर्देशात्मक योजनाएं, वर्ष योजना, इकाई योजना, पाठ योजना कुछ विशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्रियात्मक चरणों का एक क्रम तैयार करना। यदि आप इसे प्रभावी ढंग से करते हैं तो आप लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय और प्रयास को कम कर सकते हैं। अनुशासनात्मक शब्दों में योजना को प्रबंधन तकनीक कहा जाता है। एक योजना एक मानचित्र की तरह है। किसी योजना का पालन करते समय आप हमेशा देख सकते हैं कि आपने अपने लक्ष्य के प्रति कितनी प्रगति की है और आप अपने पालन किसी योजना का पालन करते समय आप हमेशा देख सकते हैं कि आपने अपने लक्ष्य के प्रति कितनी प्रगति की है और आप अपने गंतव्य से कितनी दूर हैं। यह जानना कि आप कहाँ हैं और कहाँ जाना है या आगे क्या करना है, इस पर अच्छे निर्णय लेने के लिए आवश्यक है। वर्ष योजना में आ जाएगा। यह पूरे पाठ्यक्रम की कई इकाइयों विभाजित किया जाता है और फिर प्रत्येक इकाई को समय के अनुसार बांटा जाता है, जिसमें शिक्षण, संशोधन और मूल्यांकन शामिल होते हैं। यह पाठ्यक्रम का क्रियात्मक कार्यक्रम है। वर्ष की शुरुआत में आपका पहला कार्य पूरे वर्ष के लिए योजना बनाना, ताकि एक विषय में सम्मिलित की जाने वाली इकाइयों और पूरे वर्ष में प्रत्येक इकाई के लिए उपलब्ध अवधियों की संख्या पर विचार किया जा सके। आपको शिक्षण, अधिगम, संशोधन और परीक्षण के लिए विषय वस्तु और योजना का विश्लेषण करने की आवश्यकता है। आपको प्रत्येक इकाई के लिए समय आवंटित करने पर छुट्टियों और अवकाशों पर भी विचार करना होगा। एक शैक्षणिक वर्ष में माहवार पढ़ाए जाने वाले पाठों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई योजना को वर्ष योजना कहा जाता है, क्योंकि यह एक व्यवस्थित वार्षिक शिक्षण योजना है जो शिक्षकों की निम्न कार्यों में मदद करती है। विभिन्न पाठों के बीच उचित संबंध स्थापित करने में, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में छात्र को प्रभावी ढंग से शामिल करने में, अधिगम के उद्देश्यों को रेखांकित करना और यथार्थवादी समय रेखा बनाने में, संपूर्ण वर्ष एक मानक शिक्षण स्वरूप रखने में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक नियमित और व्यवस्थित बनाने में, इकाई योजना इकाई उप इकाइयों के निर्धारण करने के बाद कार्य के कार्यक्रम की रूपरेखा है। यह एक विस्तृत योजना है जिसमें इच्छित अधिगम परिणाम, शिक्षण अधिगम की रणनीतियों और गतिविधियों का विवरण और अधिगम के परिणामों के मूल्यांकन के लिए वास्तविक उपकरण शामिल है। इकाई योजना तैयार करते समय इकाई और इसकी उप इकाइयों का विस्तृत विश्लेषण आवश्यक है।
आवश्यक है। इसमें है इकाई योजना में दो प्रमुख प्रक्रियाएं अर्थात अनुक्रमण और चयन शामिल है। इकाई योजना का मुख्य ध्यान बच्चों की ओर से प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करना होना चाहिए। शिक्षण अधिगम अनुक्रम में दी गई दक्षताओं विषय वस्तु के समूह को व्यवस्थित करने के बाद विषय वस्तुओं के सार्थक खंडों की पहचान के आधार पर एक इकाई का निर्माण किया जा सकता है, जिसे शिक्षण अधिगम के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में भी देखा जा सकता है। इकाई योजना की विशेषताएं निम्न हैं। यह शिक्षकों को शिक्षण अधिगम के बारे में एक समग्र दृष्टिकोण रखने में मदद करती है, जो उनकी व्यवस्था में उपलब्ध समय और संसाधनों को व्यवस्थित करने में मदद कर सकता है। यह पाठ्यक्रम विषय वस्तु की एक व्यवस्थित अनुक्रमिक और श्रेणीबद्ध व्यवस्था को नियमित करने में मदद करती है, जो शिक्षण गतिविधियों को सर्वोत्तम संभव तरीके से विकसित करने की दृष्टि दे सकता है। यह विषय वस्तु के बड़े भाग की गहन योजना है। यह संदर्भित के तहत पाठ्यक्रम विषय वस्तु या योग्यता के विभिन्न पहलुओं पर संतुलित जोर देने में मदद करती है। यह पाठ्य विषय वस्तु को कक्षा में व्यवहार की जाने वाली दक्षताओं के साथ संबंधित करने का अवसर प्रदान करती है। यह शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक विधियों के बारे में सोचने और व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुकूल होने में मदद कर सकती है। यह बच्चों के इकाई वार मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण के आयोजन और आवश्यकताओं के अनुसार संवर्धन मापनों को शुरू करने में मदद कर सकती है। मॉरिसन की इकाई दृष्टिकोण इकाई लेन देन और योजना पर आधारित है। इसमें आ जाएगा प्रोफेसर H.C. मॉरिसन 1871 से 1945 शिकागो विश्वविद्यालय ने अपने शिक्षण मॉडल में 5 चरणों का वर्णन किया। मॉरिसन के शिक्षण की योजना चक्रीय है। अन्वेषण इस चरण में शिक्षक छात्रों के प्रवेश स्तर के व्यवहार पूर्व ज्ञान को जानने की कोशिश करता है। सेकंड है प्रस्तुतिकरण। विषय वस्तु का अवलोकन दिया जाता है और छात्रों के साथ संपूर्ण इकाई की संरचना पर चर्चा की जाती है। आत्मसातकरण इस चरण में छात्र विषय वस्तु का गहन अध्ययन करते हैं और प्रस्तुत सामग्री को अपने आंतरिक स्वयं से संबंधित करने का प्रयास करते हैं। व्यवस्था छात्र शिक्षक की सहायता के बिना अर्जित ज्ञान को व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करते हैं। अनुवाचन यह चरण छात्रों द्वारा उस विषय की मौखिक अभिव्यक्ति से संबंधित है जो उनके द्वारा सीखी गई वे संपूर्ण विषय वस्तु पर दोबारा चर्चा करते हैं। पाठ्य योजना में एक पाठ्य योजना एक विशेष अवधि के लिए होती है और आपके विद्यालय के कार्यक्रम के अनुसार 30 या 40 मिनट की हो सकती है। यह एक बहुत ही विस्तृत और विशिष्ट योजना है जिसमें इच्छित अधिगम परिणाम, शिक्षण अधिगम की रणनीतियों और गतिविधियों का विवरण और अधिगम के परिणामों के मूल्यांकन के लिए वास्तविक उपकरण शामिल हैं। एक पाठ्य योजना एक पूर्व निर्धारित योजना होती है जो एक शिक्षक के अनुसार नई विधियों और शिक्षण विज्ञापनों के माध्यम से एक निश्चित तरीकों से छात्रों के सामने उपस्थित होती है। यह पाठ्य योजना शिक्षण कार्य के उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने का एक साधन है। पाठ्य योजना शिक्षक के कार्य का एक अनिवार्य भाग है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पाठ्य योजना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अपने मूल्य और लाभ हैं।
एक अच्छी पाठ्य योजना की विशेषताएं हैं। एक अच्छी पाठ्य योजना लिखित रूप में होती है, इसे मौखिक रूप में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके कारण योजना को व्यवहार में लाने पर कई महत्वपूर्ण बिंदु खो जाते हैं। योजना में सभी चरण क्रमबद्ध तरीके से होने चाहिए। भाषा को सीधे पाठ के उद्देश्य से जोड़ा जाना चाहिए। यह बहुत विधि पूर्वक और संबंधित होनी चाहिए। विद्यार्थियों के अनुरूप विषय वस्तु और शिक्षण सहायक सामग्री का चयन अच्छी तरह से किया जाना चाहिए। योजना के अंत में विषय वस्तु के आवश्यक तत्वों को लिखा जाना चाहिए। अच्छी पाठ्य योजना के लिए आवश्यक है कि पाठ इकाई को निर्दिष्ट समय के भीतर समाप्त किया जाना चाहिए। एक अच्छी पाठ्य योजना लचीली और नमनीय होनी चाहिए। पाठ्य योजना निम्नलिखित तरीकों से शिक्षक की मदद करती है। यह शिक्षण को व्यवस्थित और सुव्यवस्थित बनाती है। यह शिक्षकों को एक पाठ पढ़ाने के लिए पर्याप्त सामग्री और उसके उचित अनुक्रमण की पहचान करने में मदद करती है। यह शिक्षकों को बच्चों की सीखने की कठिनाइयों का पूर्व अभ्यास करने और उन्हें हल करने में मदद करती है। यह शिक्षकों को उपलब्ध समय का सही उपयोग करने में सक्षम बनाती है। यह बच्चों को सीखने की ज़रूरतों और क्षमताओं के बारे में अंतर्दृष्टि विकसित करने में मदद करती है। यह शिक्षकों को तत्काल सुधारात्मक उपाय करने की आदत विकसित करने में मदद करती है। यह शिक्षण के दौरान शिक्षकों को आत्मविश्वास देती है। एक पाठ्य योजना विभिन्न तरीकों से बनाई जा सकती है, इसलिए कई विधियां विकसित की गई हैं। सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली विधि हर्बर्टियन विधि है। तैयारी: यह नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थियों के पिछले ज्ञान को सक्रिय करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। प्रस्तुति: यह एक गुणवत्ता के अनुभव के लिए ठोस वस्तुओं का उपयोग करके अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के लिए संदर्भित करता है। मेल: यह नए ज्ञान की तुलना करने के लिए पिछले ज्ञान के साथ नए ज्ञान की तुलना करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, ताकि नए को आत्मसात किया जा सके। सामान्यीकरण: यह शिक्षक द्वारा प्रस्तुत शिक्षण सामग्री की तुलना करके सामान्य विचारों या आवश्यक निष्कर्ष पर पहुंचने को संदर्भित करता है। आवेदन: यह बेहतर समझ और सार्थक सीखने के लिए वास्तविक जीवन में शिक्षार्थियों द्वारा अर्जित ज्ञान का उपयोग करने के लिए है। शिक्षण सामग्री और संसाधन: निर्देशात्मक सामग्री पूरक सामग्रियां हैं जो शिक्षक को उसकी प्रस्तुति को ठोस, प्रभावी, दिलचस्प, सार्थक और प्रेरणादायक बनाने में मदद करती है। किसी भी शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षण सामग्री महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि वे अधिगमकर्ताओं को संवेदी अनुभव प्रदान करते हैं। शिक्षण सामग्री का प्राथमिक उद्देश्य शिक्षकों को कक्षा में पढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम के अभिविन्यास के साथ प्रदान करना है। निर्देशात्मक सामग्री शिक्षकों को भाषा इनपुट प्रदान करने में सहायक के रूप में प्रदान करती है, जो वे कक्षा में उपयोग कर सकते हैं अपने अधिगमकर्ताओं को भाषा को उजागर करने के लिए। शिक्षण सामग्री का महत्व: ये शिक्षक को अभ्यास और गतिविधियों की पूर्ति भी करती है, ताकि वे अपने छात्रों को उस अभ्यास सामग्री में संलिप्त कर सके जो उन्हें भाषा सीखने के लिए प्रेरित करेगी। ये शिक्षण के लिए सामग्री प्रदान करने की जिम्मेदारी लेते हैं, जो विशिष्ट स्तर के लिए निर्धारित शिक्षण के पाठ्यक्रम या उद्देश्यों को महसूस करेगा।
यह इंगित करने के लिए है कि भाषा सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में कैसे काम करती है और संचार के लिए इसका उपयोग कैसे किया जाता है। यह महत्वपूर्ण है कि यह इनपुट सामग्री प्रामाणिक हो और दुनिया के लिए सत्य हो। सामग्री अध्यापकों पर विविध स्रोतों से शिक्षण सामग्री एकत्रित करने के लिए बोझ को कम करती है। वे विशेष स्तर के लिए समेकित डेटा प्रदान करते हैं। डेटा को उपयोग शिक्षक द्वारा कक्षा में किया जा सकता है। सामग्री कक्षा की गतिविधियों का संचालन करने के लिए शिक्षक को विशिष्ट निर्देश और सुझाव प्रदान करती है। यह शिक्षकों को एक व्यवस्थित तरीके से शिक्षण इकाइयों लेने में भी मदद करता है और उपयुक्त अभ्यास तैयार करने में उनकी मदद करता है। परिचय: शिक्षण और सीखना एक सतत प्रक्रिया है। शिक्षक जिसमें शिक्षक अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावी बनाने के लिए कुछ का उपयोग करता है। शिक्षक द्वारा अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए जिस सामग्री और सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है उसे शिक्षण सहायक सामग्री और निर्देशात्मक सामग्री कहा जाता है। भाषा शिक्षण का एक राज्य प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक गतिशील प्रक्रिया है। हम अंग्रेजी पढ़ने के लिए सामान्य और विशिष्ट उद्देश्यों को जानते हैं। शिक्षक द्वारा निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार शिक्षक को शिक्षण सामग्री और निर्देशात्मक का चयन करना चाहिए ताकि पढ़ने समझने का कौशल विकसित हो सके। छात्रों में लेखन और बोलने के कौशल का कुशलतापूर्वक विकास किया जाना चाहिए। इसमें है टीचिंग एड्स, श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री। शिक्षण और निर्देशात्मक सामग्री के प्रकार: श्रव्य सामग्री ऑडियो, कैसेट प्लेयर, रेडियो। फिर दृश्य सामग्री में आएंगे बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, फ्लैन बोर्ड, सॉफ्ट बोर्ड, चार्ट, मानचित्र, चित्र, फिर स्तर और कामकाजी मॉडल, फिल्म पट्टी, स्लाइड प्रोजेक्ट, OHP, पत्रिकाएं, समाचार पत्र, विश्व कोश। ये ऑडियो विजुअल एड्स, वीडियो कैसेट प्लेयर, वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क प्लेयर, टेलीविज़न, फिल्म प्रोजेक्टर, भाषा प्रयोगशाला, कंप्यूटर सहायक अधिगम, श्रव्य सामग्री। इसमें है टेप रिकॉर्डर या ऑडियो कैसेट प्लेयर शिक्षक द्वारा शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है, जो शिक्षण को बहुत वैज्ञानिक और प्रभावी बनाता है। श्रव्य दृश्य सामग्री: ऐसा माना जाता है कि श्रव्य दृश्य साधन उच्चतम स्तर पर रुचि और प्रेरणा पैदा कर सकते हैं, क्योंकि इस शिक्षण सहायता के माध्यम से शिक्षार्थियों की आंखें और कान दोनों सक्रिय हो सकते हैं। इसलिए भाषा के शिक्षण में उनका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इसमें है वीडियो कैसेट प्लेयर शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावी और जीवंत बनाने के लिए VCP का उपयोग करता है। वीडियो टेप पर उपलब्ध शिक्षण सामग्री वीडियो कैसेट प्लेयर द्वारा चलाई जाती है। वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क प्लेयर: इस मशीन में वीडियो कैसेट चलाया जाता है। यह नवीनतम ऑडियो विजुअल सहायता है। वीडियो कैसेट में रिकॉर्ड किए गए प्रोग्राम को कॉम्पैक्ट डिस्क में स्थानांतरित किया जा सकता है। टेलीविज़न: आज टेलीविज़न शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में बहुत प्रभावी साधन है। वो विशिष्ट चैनल शुरू किए गए हैं जिनमें विभिन्न शैक्षिक हितों के कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। यह प्रणाली किशोर छात्रों के बीच बहुत सफल प्रतीत होती है। भाषा प्रयोगशाला के लाभ इसमें है
भाषा प्रयोगशाला शिक्षार्थियों में नई भाषा सीखने के लिए उत्साह और प्रेरणा को बढ़ावा देती है। भाषा प्रयोगशाला एक संवेदनात्मक वातावरण बनाने में मदद करती है। यह सभी को सीखने का समान अवसर प्रदान करता है। यह प्रामाणिक और मानक उच्चारण सुनने का अवसर देता है। यह खुद की आवाज़ को रिकॉर्ड करने और सुनने में भी मदद करता है जो कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने में मदद करता है। यह गलत संचार और प्रसारण हानि के दायरे को सीमित करता है। कंप्यूटर की सहायता से सीखना इसमें है कंप्यूटर की सहायता सीखने CAL को किसी भी सीखने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कंप्यूटर द्वारा मध्यस्थता की जाती है और जिसे चलाने के लिए उपयोगकर्ता और मानव प्रशिक्षक के बीच कोई सीधा संपर्क नहीं होता। इसके बजाय CAL उपयोगकर्ता को एक इंटरफेस अध्ययन के क्षेत्र में कुशल शिक्षक द्वारा निर्मित प्रस्तुत करता है जो पाठ्य योजना का पालन करने की अनुमति देता है या रुचि की विशेष जानकारी के लिए स्वनिर्देशित पहुंच की अनुमति दे सकता है। CAL को ज्ञान प्रतिधारण और उपलब्धि स्कोर में सुधार करने, नैदानिक निर्णय कौशल बढ़ाने और आवश्यक निर्देश समय कम करने का दावा किया गया है। अन्य पारंपरिक शिक्षा तकनीकों की तुलना में अच्छा प्रदर्शन यदि बेहतर नहीं है। नर्सिंग शिक्षा में CAL के उपयोग के लाभों को प्रौढ़ शिक्षा सिद्धांत और पाठ्यक्रम डिजाइन के साथ साथ स्वयं नर्सों की विशेष सीखने की ज़रूरतों पर विचार करके स्पष्ट किया जा सकता है। CAL डिजाइन और कार्यान्वयन के लिए एक सैद्धांतिक ढांचे में अनुसंधान और विकास ने CAL संसाधनों के लाभकारी पहलुओं को पहचानने की अनुमति दी है। हालांकि वाणिज्यिक सॉफ्टवेयर की लागत कुछ संस्थानों के लिए निषेधात्मक हो सकती है, लेकिन शिक्षकों के लिए अपेक्षाकृत सरलता से अपने स्वयं के CAL पैकेज बनाने की संभावनाएं मौजूद हैं। शिक्षण अधिगम के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT इसमें है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, जिसे प्राय ICT के रूप में संक्षेपित किया जाता है, शिक्षा के उस तरीके को संदर्भित करता है जो सीखने का समर्थन करने की और बढ़ाने के लिए स्मार्ट तकनीक का उपयोग करता है। विकासशील देशों में ICT में बच्चों के लिए शैक्षिक अनुभव बढ़ाने की क्षमता है। ऑनलाइन संसाधनों, ई-लर्निंग, दूरस्थ पाठ्यक्रम आदि के लिए आसान पहुंच, विशेष रूप से सुसज्जित कक्षाओं और सबसे अधिक पारदर्शी शैक्षिक कार्यक्रम, सहायक प्रौद्योगिकी उपकरणों की एक श्रृंखला, जैसे कि ठीक से डिजाइन किया गया हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। IT में इंटरनेट, वायरलेस नेटवर्क, सेल फोन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सोशल नेटवर्किंग और अन्य वीडियो अनुप्रयोगों और सेवाओं सहित सभी संचार प्रौद्योगिकियां शामिल हैं। ICT भी शिक्षा का वह तरीका है जो सूचना के वितरण का संवर्धन और अनुकूलन करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। दुनिया भर में किए गए शोध से पता चलता है कि ICT से छात्र अधिगम और बेहतर शिक्षण विधियों में सुधार हो सकता है। ICT एकीकरण को कुशल का परिचय, सुदृढ़ीकरण, पूरक और विस्तार करने के लिए ICT के उपयोग के रूप में परिभाषित किया गया है। ई-लर्निंग
के ई लर्निंग को शिक्षण और अधिगम में नेटवर्क, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग के रूप में परिभाषित किया जाता है। इंटरनेट या इंट्रानेट होने वाला नेटवर्क शैक्षिक संचार प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है और इसकी पहुंच और उपयोगशीलता ई लर्निंग में होने वाली परस्पर क्रिया और शिक्षण के प्रकार तय करती है। शिक्षा में ICT का उद्देश्य निम्नलिखित गतिविधियों के लिए है: प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण परिणामों का मूल्यांकन और अनुकूलन करने के लिए, अधिगम परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए मूल्यांकन गतिविधियां, शिक्षार्थियों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, छात्रों में तर्क और सोचने की क्षमता का विकास, शिक्षण सामग्री का विकास। इसमें है ICT फॉर टीचिंग एंड लर्निंग, शिक्षण, नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण, तर्क और सोच का विकास, शिक्षण सामग्री विकास, मूल्यांकन, शिक्षार्थी का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT शिक्षा का वह तरीका है जो सूचना के वितरण का समर्थन, संवर्धन और अनुकूलन करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। दुनिया भर में किए गए शोध से पता चला है कि ICT से छात्र सीखने और बेहतर शिक्षण विधियों में सुधार हो सकता है। ई लर्निंग की कुछ विशेष विशेषताएं निम्न हैं। ई लर्निंग की कुछ विशेष विशेषताएं निम्न हैं: समावेशी भाषा का उपयोग करता है, आपके परीक्षण सामग्री में उपयोग की जाने वाली भाषा का आपके संदेशों को सुनने और विचार करने के तरीके पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। शिक्षार्थी केंद्रित ई लर्निंग में सामग्री अधिगम दर्शकों के एक समूह के रूप में संबोधित करने के बजाय एक व्यक्ति के रूप में शिक्षार्थी से सीधे वार्ता करती है। समावेशी भाषा व्यक्तिगत विधि, समावेशी भाषा व्यक्तिगत अधिगम के अनुभव को भावना पैदा करने में मदद करती है और सामग्री के साथ एक भावनात्मक संबंध बनाती है। आत्म प्रतिबिंब के अवसर प्रदान करता है। आधुनिक शिक्षार्थी यह जानना चाहता है कि जानकारी कैसे संबंधित है और उन्हें कैसे सीधे लाभ पहुंचाती है। शिक्षार्थी केंद्रित ई लर्निंग शिक्षार्थियों को विचार उत्तेजक, आत्म चिंतनशील अधिगम की जांच माध्यम से उनकी भूमिका या व्यक्तिगत स्थिति से संबंधित सामग्री के लिए अवसर प्रदान करता है। ये विशेष रूप से तब शक्तिशाली होते हैं जब शिक्षार्थियों को यह सोचने के लिए उत्तेजित करने के लिए कि वे कैसे स्थिति को संभालेंगे। भड़काने वाले क्षणों में से एक परिदृश्य के भीतर अंतरित हो जाते हैं। इसलिए शिक्षार्थी को व्यक्तिगत उपलब्धि हासिल करने का अधिकार देता है। उपयोगकर्ता के अनुकूल आसान पथ प्रदर्शन की अनुमति देता है। शिक्षार्थी केंद्रित ई लर्निंग उपयोग में आसान है और शिक्षार्थियों को नियंत्रण लेने में और यह ज्ञात करने में सक्षम बनाता है कि वे क्या तीव्रता से चाहते हैं। शिक्षार्थियों को पाठ्यक्रम डिजाइन के माध्यम से सहज ज्ञान युक्त पाठ्यक्रम का पथ प्रदर्शित करने में सक्षम होना चाहिए जो ध्वनि उपयोगकर्ता अनुभव सिद्धांतों को लागू करता है। प्रासंगिक संबंधित वास्तविक जीवन परिदृश्य शामिल है। अर्थपूर्ण सामग्री संलग्नता और ध्यान रखने के लिए शिक्षार्थी केंद्रित है। ई लर्निंग की महत्वपूर्ण कुंजी है शिक्षाप्रद परिदृश्य जो शिक्षार्थियों को एक सापेक्ष स्थिति में रखते हैं, फिर उन्हें एक सफल परिणाम के लिए समस्या समाधान वाला होना चाहिए जो प्रभावी हो सकता है। इसलिए यह
आरभित शिक्षा को बढ़ावा देता है, व्यक्तिगतकरण को सक्षम बनाता है। व्यक्तिगत शिक्षार्थी केंद्रित ई लर्निंग की दूसरी महत्वपूर्ण कुंजी है। इसमें व्यक्तिकरण में शिक्षार्थियों को दृश्य विषय का चयन करके अधिगम के अनुभव को अनुकूलित करने की अनुमति दी जा सकती है। यह शिक्षार्थियों को ध्वनि और स्क्रीन टेक्स्ट फ़ॉन्ट आकारों को नियंत्रित करने में सक्षम करके व्यक्तिगत आराम और पहुंच को समायोजित किया जा सकता है। पंजीकरण के दौरान शिक्षार्थी के नाम को अभिग्रहित करके और पूरे पाठ्यक्रम में इसका उपयोग करके या किसी व्यक्ति के विशिष्ट सामग्री को स्ट्रीमिंग करके व्यक्तिकरण को आगे बढ़ाया जा सकता है।